मैं शुरू करना चाहूँगी। तो अपने ज़िले में 20.61 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 9.84 लाख महिला वोटर्स रहेंगे एंड 10.77 लाख अपने पुरुष वोटर्स हैं। ये हैं 8 फरवरी को जो लिस्ट प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार वोटर्स। उसके अलावा जो आज तक जितने भी हमारे पास फॉर्म्स आएंगे उनको जोड़कर एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी, तो उन वोटर्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। मतदान केंद्रों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। अपने जिले में 1730 टोटल मतदान केंद्र हैं। उसके अलावा 17 ऑक्सिलरी केंद्र बनाए गए हैं, तो 1747 मतदान केंद्र हैं। पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो है वो 1146 हैं। और अर्बन एंड रूरल में अगर हम मतदान केंद्रों का आपको बताएं तो 1449 हमारे रूरल एरिया में मतदान केंद्र हैं एंड 281 अर्बन एरिया के मतदान केंद्र हैं। डेट्स जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैं साझा करना चाहूंगी कि जो डेट्स हैं, अपनी नोटिफिकेशन जो है 20 तारीख को जारी हो जाएगा। 20 तारीख से नॉमिनेशन लेना हम लोग शुरू कर देंगे। तो जैसे कि पहले भी सिस्टम रहा है, अपने मेरे चेंबर में नॉमिनेशन एक्सेप्ट होंगे 20 तारीख से लेकर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन 27 तारीख रहेगी। स्क्रूटनी 28 को होगी एंड विड्रॉल जो है ऑफ कैंडिडेचर वो हम 30 तारीख तक हो सकता है। 30th इज द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर। पोलिंग डेट जो है 19th ऑफ अप्रैल रहेगी। अपने यहाँ पर काउंटिंग वगैरह का आप जानते हैं। कल से जैसे आप जानते हैं एमसीसी के बाद 144 जिले में लग चुकी है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे होम वोटिंग का जो रहेगा प्रोसेस वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो होम वोटिंग के बारे में मैं चाहूँगी कि हवा सिंह जी हैं ACM नवलगढ़, एक बार हवा सिंह जी थोड़ा सा आप ब्रीफ में बट मेन पॉइंट्स आ जाए, एक बार होम वोटिंग के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर हम थोड़े IT एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताएं। होम वोटिंग का सबसे पहले सभी का स्वागत करें। होम वोटिंग का जो प्रोसेस है, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं, पिछली बार विधानसभा में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। थोड़ा सा चेंज है उसमें। इस बार जो होम वोटिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो ECI ने 85 साल से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनको इसके लिए एलिजिबल माना है। तो एक कैटेगरी हो गई जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज़्यादा है। दूसरी कैटेगरी वो है जो ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं लेकिन उनमें दिव्यांगता का प्रतिशत जो है वो 40% से ज़्यादा है। और तीसरा कैटेगरी इसमें होती है जो कोविड-19 से अफेक्टेड अगर कोई लोग हैं। तो ये 3 प्रकार की कैटेगरी है जो हमने विधानसभा में भी इसी प्रकार से हमने होम वोटिंग इन लोगों की करवाई थी। अब जो लोग 85 साल से ज़्यादा के हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जो लोग 85 साल से ज़्यादा हैं वो सब होम वोटिंग करेंगे। इसमें ECI की गाइडलाइन भी ये है और हम सबका भी यही निवेदन है कि जो लोग फर्म हैं, अच्छे हैं, जो बूथ पर आकर के वोट कर सकते हैं वो बूथ पर ही आए, उनको हर प्रकार की फैसिलिटी बूथ पर मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ये सिर्फ कोई बाध्यता है कि 85 साल से ज्यादा वाला है वो घर बैठ के ही वोट करे, क्योंकि ये एक लोकतंत्र का उत्सव है और उत्सव तभी सेलिब्रेट होता है जब हम उस जगह पर जाएं। तो सभी लोगों से ये अपील रहेगी कि जो भी आदमी बूथ तक आ सकता है, चाहे वो दिव्यांग हो या वो 85 साल से ज्यादा का हो, वो बूथ पर आकर के वोट करे। लेकिन जिसकी अगर कोई समस्या है तो ऐसी स्थिति में वो अपना एक फॉर्म है 12D फॉर्म, वो 12D फॉर्म जो है वो BLO के माध्यम से भर करके संबंधित RO के पास में, ARO साहिबान के पास में वो पहुंचेगा। और उस फॉर्म में अगर वो सही है तो उसमें क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है, अगर 40% से ज्यादा अगर वो दिव्यांग है तो उसको अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हर हालत में लगाना है। बिना सर्टिफिकेट के उसका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। 85 साल से ज्यादा के लिए कोई भी फॉर्म लगाने की, उसको मतलब अलग से कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी वोटर लिस्ट में उम्र उसकी 85 साल से ज्यादा है और उसने फॉर्म 12D अगर उस भर दिया है तो उसके आधार पर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही हमारे नॉमिनेशन फाइनल हो जाएंगे और पोस्टल बैलेट छप जाएंगे तो यहाँ से क्लर्क साहब के द्वारा होम वोटिंग के लिए टीम्स यहाँ पे लगाई जाएंगी और वो टीम घर घर जाकर के उनका वोट, जैसे पिछली बार हमने विधानसभा में कराया था उसी तरह से वोटिंग करवाई जाएगी। वोटिंग के लिए उसमें भी वही नियम है, जैसे हम बूथ पे जाकर के वोट करते हैं तो प्रॉपर सीक्रेसी उसमें होनी चाहिए। यानी जो आदमी वोट करेगा वहां पर ऐसा नहीं है कि वो किसी को दिखा करके या इस प्रकार से वोट नहीं कर सकता। प्रॉपर वही डेकोरम, वीडियोग्राफी होगी, उसके साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर जाएगा, पोलिंग पर्सनल के 2 लोग, पोलिंग टीम में 2 लोग होंगे और साथ में BLO असिस्ट करेगा, क्योंकि ये लिस्ट BLO के थ्रू बनाई जाती है। इसके अलावा जितने भी नाम हमारे पास में आएंगे वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी रहेंगी उनके साथ में हम साझा करेंगे कि टोटल इतने नाम हमारे पास में आ गए हैं और उसका एक रूट मैप और जो डेट्स होंगे कि किस दिनांक को हम वहां पर जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताया जाएगा और साथ में जो मतदाता है
उसको भी हम वेल इन एडवांस बताएंगे कि इस दिनांक को हम आपके घर आएंगे बीएलओ के थ्रू, ताकि आप घर पे ही रुकें। पहले विजिट में वो मिल जाता तो अच्छा है, अदरवाइज एक विजिट और दूसरी बार भी उसके घर पे जाया जाएगा। उसकी डेट कमीशन ने डिसाइड कर दी है। जो होम वोटिंग की जो डेट्स है वो पहला विजिट है 5 से लेकर के 13 अप्रैल का, और दूसरा विजिट जो होगा वो होगा 15 और 16 अप्रैल को। दूसरी बार जाने पर भी अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो ऐसी स्थिति में वोट नहीं कर पाएगा और वोट से वो वंचित हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा प्रोसेस है जिसके तहत हम वोटिंग करेंगे। एग्जैक्ट फिगर क्या होगा वो अभी सर्वे से बीएलओ के थ्रू जब फॉर्म आ जाएंगे और फाइनल डेटा जब हो जाएगा तो मैडम के माध्यम से आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। और कोई अगर आपका इसमें कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो 5 दिन का टाइम रहता है, 25 मार्च तक ये संबंधित ARO तक आना होता है। लास्ट डेट इसकी 25 हो। पास में बीएलओ के पास में ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है या 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाली है, उनको हमने वोटर लिस्ट में भी फ्लैग किया हुआ है। तो बीएलओ के पास में लिस्ट है। बीएलओ उस आदमी के पास में जाएगा, उससे दोनों चीज पूछेगा, क्या आप घर पे वोटिंग करना चाहते हो या नहीं। अगर वो कहेगा क्या करना चाहता हूँ तो उसको फॉर्म जो है देगा, उससे भरवाने में उसको असिस्ट भी करेगा कि ऐसे आपको भरना है, और वो उससे भरवा करके ले लेगा और बीएलओ ही उसको संबंधित ARO में जमा कराएगा। यानी आदमी को कहीं भी लेने के लिए, जाने के लिए वो सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी फैसिलिटी जो है वो ECI की तरफ से ये गाइडलाइन है कि किसी भी वोटर को इसके लिए परेशान नहीं होना पड़े। ECI का भी इसमें यही है और हम सबका भी यही है कि क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव वोटिंग है, तो मतदान हम ये उम्मीद करते हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो लोग सही हैं, यानी जो फर्म हैं, जो जा सकते हैं बूथ तक, वो जाकर के ही वोट करें। क्योंकि अगर हम सभी लोगों से अगर ये फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि 85% से ज्यादा लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, 40% दिव्यांगता से ज्यादा, तो सारे लोगों अगर ऑप्ट करेंगे इसके लिए तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा समस्या हो जाती है उन सबको मैनेज करना। तो इसलिए अपील ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बूथ पर आकर के वोट कर सकते हैं वो बूथ पर भी आए। लेकिन किसी के साथ में अगर प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी चल नहीं सकता या अन्य प्रकार की दिव्यांगता है, तो निश्चित तौर पर वो अगर वो करना चाहता है तो वो उसका राइट है और उसको वहीं पर वोट करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बूथ पर एक ही आदमी कर सकता है, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। IT एप्लीकेशंस में हमारी जो प्रारंभ होती है वो MCC के लगने से चालू हो जाती है, जिसके अंदर सबसे पहली है सुविधा एप्लीकेशन। सुविधा एप्लीकेशन के अंदर मुख्य रूप से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको किसी स्थान की परमिशन चाहिए होती है तो उनके पास 2 तरीके हैं, लेकिन जो प्रथम तरीका है उसको ही प्राथमिकता दी जाती है, वो है ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से। तो suvidha.eci.gov.in ये एक ECI के द्वारा तैयार किया गया वेब पोर्टल है। उस वेब पोर्टल पर वो 2 मिनट के अंदर अपना अकाउंट बनाकर और फिर कोई भी जो परमिशंस होती है उन परमिशंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया परमिशंस के लिए। उसके अलावा ECI ने एक और जो व्यवस्था करी है वो है जो नॉमिनेशंस होंगे, तो नॉमिनेशंस भी जैसे मैम ने बताया, नॉमिनेशंस एक तो मैम के यहाँ पे फिजिकली रूप से हो सकते हैं और दूसरा तरीका है ऑनलाइन माध्यम से। तो ऑनलाइन माध्यम से भी suvidha.eci.gov.in है, उस पे वो एडवांस में एक तरह से एप्लीकेशन मतलब अपना आवेदन कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि उनको जो फॉर्म में जो डिटेल्स भरते हैं वो लोग, वो सारी की सारी पहले ही ऑनलाइन अपने उस पे भर देंगे। फिर उनको एक डेट लेनी पड़ती है, उसका वो प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट निकाल के फिजिकली तो मैम के पास ही सबमिट उनको करना होगा। लेकिन फायदा ये है कि गलती होने की संभावना कम रहती है और जो पेमेंट वगैरह होता है वो सारा का सारा ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये सेकंड हो गया नॉमिनेशन के लिए। इसके अलावा तीसरा हमारे पास आता है कि MCC के लगते ही हमारा कंट्रोल रूम चालू हो गया, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हमारा बनाया गया है और इसके अंदर नागरिकों को MCC के वायलेशंस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है, जिसका नाम है सी विजिल का मतलब सिटीजन विजिलेंट अर्थात सतर्क नागरिक। तो ये प्ले स्टोर के अंदर उपलब्ध है और इसके अंदर फोटो लेकर या वीडियो लेकर अपनी जो एक्चुअल लोकेशन है वहीं पर ही हाथों हाथ रिकॉर्डिंग करके या फोटो खींच के और शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें सबसे बढ़िया प्रावधान ये है कि 100 मिनट के अंदर शिकायत के निस्तारण का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत जिले के अंदर नियुक्त किए गए जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो मौके पर तुरंत जाकर
और फैक्चुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद आरओ साहिबान उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर ही हमारे पास एक और जो व्यवस्था है वो 1950 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की है। ये इस सुविधा के माध्यम से अगर किसी भी वोटर को अपने संबंध में कोई भी जानकारी लेनी है तो वो 1950 के ऊपर कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो सिटीजन रिलेटेड है ये 4 एप्लीकेशंस हैं जो कि आईटी के। तो इसके अलावा क्या होगा कि नॉमिनेशंस के बाद जब नॉमिनेशंस पूरे हो जाएंगे तो हमारा जो फॉर्म 7 बनता है तो फॉर्म 7 तैयार होने के बाद वोटिंग का जो सर्विस वोटर्स हैं, हमारे सर्विस वोटर्स भी खास तौर पे जो हमारे आर्मी के अंदर सर्विस वोटर्स हैं, उन सर्विस वोटर्स के लिए पहले क्या प्रावधान होता था कि उनको मैनुअली डाक मतपत्र भेजा जाता था। अब उसको पार्शियली ऑनलाइन कर दिया। पार्शियली ऑनलाइन करने का मतलब भेजने का जो माध्यम है वो कर दिया ऑनलाइन, अर्थात जो उनका मतलब फॉर्म 7A तैयार होगा वो ऑनलाइन तैयार होगी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे क्या होगा कि एक तरह से जो वन वे वाला समय है पहुंचने में, जो जितना टाइम लगता था वो उनका खत्म हो गया। जैसे ही जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसी दिन उनको प्रेषित कर दिया जाएगा, फिर उनके वो अपना वोट डाल के और यहाँ पे फिजिकली भिजवा देंगे। तो ये सिस्टम है। उनके पास एक्चुअल में जितने भी वहाँ के ऑफिसर्स हैं, यूनिट ऑफिसर्स हैं, उनको एक यूजर आईडी पासवर्ड दे रखे हैं। तो जितने भी सर्विस वोटर्स हैं वो अपना लॉगिन खोल के, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंडर में 100 फौजी हैं तो उनके पास वो वोट उनकी आईडी के अंदर आ जाएगा और फिर उनको प्रिंट आउट निकाल के दे दिया जाएगा। और उनके अंदर सिक्योरिटी के मेजर्स होते हैं, तो उन सिक्योरिटी के मेजर्स से ऐसा नहीं है कि कोई जैसे प्रिंट आउट निकाल के वो भेज दे। अगर भेज भी देगा, इस तरह से करेगा भी, तो हम यहाँ पे काउंटिंग के दौरान पकड़ लेंगे। और एक और जो है वो वेबकास्टिंग का है। तो वेबकास्टिंग जो सेंसिटिव बूथ्स होते हैं, और ये मान लीजिए कि जैसे विधानसभा चुनाव में 50% जो हमारे बूथ थे यहाँ पे पिछले बार जैसे 1730+7 में से 970 बूथों पे हमने वेबकास्टिंग करवाई थी। तो वेबकास्टिंग के तहत पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इंटरनल मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। उस कंट्रोल रूम से हम देख सकते थे कि वहाँ पे वोटिंग वगैरह किस प्रकार से होती है। हमारी तैयारी पूरी है। अगर डिप्लॉयमेंट प्लान का सबसे पहले अगर बात करूं तो हमने जो भी प्रारंभिक असेसमेंट किया है इसमें पुलिस का और होमगार्ड का करीब 3500 का हमने जाब्ते का असेसमेंट किया है इलेक्शन के दौरान डिप्लॉयमेंट के लिए। इसके अलावा हमने करीब 32 CAPF की कंपनीज भी मांग की है PHQ से। अब कितना मिलता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। बट जो हमारा ये टोटल असेसमेंट है पुलिस का, होमगार्ड का और पैरामिलिट्री फोर्स का, करीब 4900 के आसपास का हमने असेसमेंट किया है। करीब अभी जो वर्तमान में जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो चिन्हित किए गए हैं, 407 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशन चिन्हित किए गए हैं। तो इन सारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पर एक तो वेबकास्टिंग की सुविधा रहेगी। बाकी CAPF का जाब्ता जितना मिलता है उस हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिटिकल PSL पर हमारा प्रयास रहेगा कि CAPF का जाब्ता डिप्लॉय हो। और जो CAPF का जाब्ता कवर नहीं कर पाएगा वहां पर हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स रखेंगे और बाकी वेबकास्टिंग तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। ये तो हो गई डिप्लॉयमेंट की बात। बाकी जहां तक अपराधियों के ऊपर निगरानी रखने की बात है, ताकि आचार संहिता लग गई है, इस दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जो इलेक्शन को प्रभावित करे। इसको लेकर एक तो जितने अपने वांछित अपराधी चल रहे हैं, जितने वारंटीज हैं, स्थायी वारंटी हैं, गिरफ्तारी वारंटी हैं, उद्घोषित अपराधी हैं, भगौड़े हैं, इन सब का हमने असेसमेंट किया है, विश्लेषण किया है। कितने अपने जिले में वांछित हैं, कौन जिले के बाहर के रहने वाले हैं, कौन राज्य के बाहर के रहने वाले हैं, और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, सपोज अगर यूपी से अगर 50 लोग वांछित हैं जो अपने जिले में वांछित और यूपी के रहने वाले हैं, तो संबंधित SPs के साथ हमने पत्राचार किया है ताकि उनका सहयोग और समन्वय प्राप्त हो उनको पकड़ने के लिए। तो वांछित अपराधियों की धरपकड़ पर हमारा विशेष फोकस रहेगा अगले 1.5-2 महीने जब तक इलेक्शन चलेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हम निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम पाबंद करवा रहे हैं, चाहे वो 107-16 में हो, 108 में हो, 110 में हो, 151 में हो। गुंडा एक्ट के अंदर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 7 इस्तेगा से बना चुके हैं जो कि अगले कुछ दिनों में उनको निष्कासित भी किया जाएगा। इसके अलावा आर्म्स डिपॉजिट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शन के दौरान।
आर्म्स डिपॉजिट ऑलरेडी विधानसभा चुनाव के पहले ज़्यादातर आर्म्स डिपॉजिट हो गए थे, बट कुछ लोगों ने अपना आर्म्स वापस ले लिया था। फिर उनको अगले कुछ दिनों में हम डिपॉजिट करेंगे। और इन केस अगर किसी को लगता है कि उन्हें एग्जेम्प्ट करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का खतरा है, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है। कलेक्टर मैडम है, मैं हूँ, एडीएम साहब हैं, तो वो केस टू केस बेसिस पर हम निर्णय लेंगे कि उनको एग्जेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। बाकी सीजर्स, अब चूंकि अपना हरियाणा बॉर्डर लगता है, तो जितनी भी अवैध गतिविधि है, चाहे वो शराब की तस्करी को लेकर हो, आर्म्स की तस्करी को लेकर हो, उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। हमारे 6 स्थायी नाके लगे हैं हरियाणा बॉर्डर पर। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी लगाया गया है ताकि हर मूवमेंट को हम मॉनिटर कर सके। और इसके अलावा हम समय समय पर अस्थायी नाके भी लगाएंगे, जो कि सरप्राइज नाके टाइप रहेंगे, जाकि उसमें पहले से पता नहीं रहे कि कब लगेगा, किस टाइम लगेगा, किस जगह लगेगा। तो सरप्राइज नाके भी, अस्थायी नाके भी हम बीच बीच में लगाएंगे ताकि मैक्सिमम सीजर्स की कार्रवाई हो सके। इसमें हमारा समन्वय जो अन्य विभाग हैं, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो जिला आबकारी अधिकारी हो, चाहे वो माइनिंग वाले हो, इनके साथ समन्वय करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीजर्स करने का प्रयास करेंगे ताकि इलेक्शन जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और शांतिपूर्वक संपन्न करवा पाए। आज हमने जो अपना चुनाव घोषित हो चुका है तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो अलग अलग टॉपिक्स पे हमने अभी मीडिया को, उससे पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग की थी, मीडिया को भी हमने ब्रीफिंग करी है। तो एक तो हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया है आज कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया, तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे। उसके अलावा जो होम वोटिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि होम वोटिंग पे काफ़ी चुनाव आयोग का भी फोकस है, तो होम वोटिंग के पूरे प्रोसीजर को डिस्कस किया गया है और उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। उसके अलावा जो है हम लोगों ने ये भी बताया है कि मीडिया को भी क्या किन चीज़ों की ध्यान रखना है। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो पेड न्यूज़ और जो प्री सर्टिफिकेशन है उसके संदर्भ में क्या क्या उनको कार्रवाई करनी होती है, कैसे करनी होती है। नॉमिनेशन के बारे में बताया है, डेट्स वगैरह बताई गई हैं, लोकेशन बताई गई है। ऑनलाइन जो IT एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन का प्रोसीजर रहेगा। एंड उसके बारे में बताया गया है सी विजिल ऐप एंड अदर जो सिटीजन से रिलेटेड ऐप्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है। एसपी साहब की तरफ से जो एंड हमारी तरफ से भी जो हम लोग जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रिवेंट करने के जो कार्रवाइयाँ करेंगे, जो सीजर्स हैं, जो माइनिंग की एक्टिविटीज़ रहेंगी, जो ओवरलोडेड ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक्स चलते हैं उस पर जो हमारी कार्रवाइयाँ रहेंगी उसके बारे में भी बताया गया है। तो अपना प्रयास रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो हों। और मैं सबसे ये अपील भी करना चाहूँगी जो हमारे मतदाता हैं, स्पेशली जो युवा मतदाता हैं, कि आप मैक्सिमम नंबर्स में आएँ और वोट करें। स्वीप के जो भी एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं उसके इंचार्ज CO जिला परिषद हैं। वैसे हमारी तरफ से बहुत अच्छी स्वीप एक्टिविटीज़ चल रही हैं और भी जो बेटर कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अभियान चलाए जाएंगे। जैसे जो यूथ वोटर्स हैं उन पे स्पेशल फोकस रहेगा, तो यूथ वोटर्स को मतलब उनको इन्फॉर्म करने के लिए भी मॉक वोटिंग करवाना, कॉलेजेस में करवाना, वो सारी हम एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। महिला वोटर्स, वैसे यहाँ पर विमेन का वोटर टर्नआउट रेशियो जो है वो आदमियों से बेटर है, लेकिन फिर भी महिला वोटर्स को हम और इन्वॉल्व करने के लिए उनके लिए भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे। तो हमारा स्पेसिफिक फोकस जो है यूथ वोटर्स और महिला वोटर्स पे रहेगा। ये और हमारा जाब्ता 3 शिफ्टों में अभी काम कर रहा है, वहाँ पर हम पूरी निगरानी रखे हुए हैं। और उसके अलावा भी अस्थायी नाके भी हम अलग अलग टाइम पर सरप्राइज अस्थायी नाके लगाएंगे। जो रूट्स चिन्हित किए जाएंगे, जिन रूट से कुछ भी अवैध गतिविधि होती है उन पर अस्थायी नाके लगाकर भी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ स्पेशल टीम को भी हमने लगाया हुआ है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सीजर्स कर सके, और जितने भी वांछित अपराधी हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या किसी और राज्य के हो या झुंझुनू ज़िले के बाहर के हो, उनके लिए भी हमने स्पेशल टीम का गठन किया है उनकी धरपकड़ के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वारंटियों का निस्तारण और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। 8 बजे के बाद स्पेशल एक हम विजिलेंस टीम का गठन करेंगे। आबकारी विभाग के साथ भी इसके साथ हमें समन्वय करना पड़ेगा क्योंकि जो प्राइमरी जिम्मेदारी है उनकी है। साथ ही साथ हमारे संज्ञान में जैसे जैसे आएगा उन पर कार्रवाई करेंगे। अगर आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर उनके पास कोई सूचना है तो तुरंत कंट्रोल रूम में बताएं। अगर 8 बजे के बाद अगर कहीं भी शराब अगर बिक रहा है, बिल्कुल त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।